नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज जो शुरुआत कर रहा हूं कार्यक्रम की थोड़ी सी अलग है। एक फिल्मी गाने की लाइन मुझे याद आ रही है, पहले वो बताना चाह रहा हूं। आपने वो गाना सुना ही होगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। तो ये चांद लाने का काम हमारे रियल हीरो इसरो के वैज्ञानिक करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे चांद का मतलब समझ लीजिए। दरअसल इस बार जो हमारा मून मिशन जाएगा वो चांद से सैंपल्स इकट्ठा करेगा और यहाँ पर धरती पर लाएगा, उनकी स्टडी की जाएगी। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है मिशन को। तो आज इसी के तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पहले के मून मिशन थे उनसे ये मिशन कितना अलग होगा, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इसकी डिटेलिंग है। आपको हर जानकारी आज एनडीटीवी एक्सप्लेनर में मिलने वाली है। और हमारे साथ हमारे साइंस एडिटर मौजूद रहेंगे पल्लव बागला जी। बहुत बहुत स्वागत है पल्लव जी आपका। चलिए थैंक यू सवाल वेरी जवाब का मच। सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल जो है पल्लव जी से वही है जो हर आम आदमी के दिमाग में इस समय घूम रहा है। वो ये है कि हमारा ये जो चंद्रयान 4 मिशन है, इस मून मिशन का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, पहले के जो मिशंस गए हैं मून मिशन, उनसे ये कितना अलग होगा? देखिए, आपने शुरुआत की बॉलीवुड के गाने से। चांद हमारी जिंदगी से पूरे वक्त जुड़ा हुआ है। जी भले ही वो बॉलीवुड के गाने हो या कोई किसिंग सीन हो फिल्म में, तो उस वक्त चांद बीच में से आ जाता है। जी तो कहीं पे भी कुछ हो तो चांद जो है ओमनी प्रेजेंट है। जी और ये भारत के यूनियन कैबिनेट ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चंद्रयान 4 के मिशन के लिए मंजूरी दे दी। जी बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान 3 भारत का बहुत सक्सेसफुल मिशन था। उसके बाद उम्मीद थी कि चंद्रयान 4 को भारत मंजूरी देगा, लेकिन इतनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी ये उम्मीद नहीं थी। पिछली बारी 10 साल लगे थे, 5 साल लगे थे एक मिशन करने में, अब की से जल्दी होगा। चंद्रयान 4 जो है वो पहली बारी भारत चांद की सतह पे जाएगा। वहां से मून के सैंपल, रॉक और वहां की जो पत्थर हैं और जो डस्ट है और जो अर्थ है वहां की सॉइल, उसको लेके वापस भारत आएगा। तो पहली बारी भारत के अपने वैज्ञानिक अपने रोबोट को भेजेंगे चांद पे और उससे चांद की सतह से सैंपल कलेक्ट करके वापस उसको भारत लाएंगे। तो ये एक बहुत मुश्किल मिशन है जी और इसरो 2 रॉकेट लगा के भेजेगा इसको। जी और इसको करने के लिए समय लगेगा और रिस्की भी बहुत है। जी। चलिए मेरा अगला सवाल अब आपसे है। जब भी ऐसे मिशंस की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि अरे बहुत बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन हमारे जो अंतरिक्ष मिशन रहे हैं उनकी खासियत ये रही है कि बजट उनका काफी कसा हुआ रहता है। तो इस मिशन के बारे में सर आप बताएं कि ये मिशन लॉन्च कब होगा और इसका बजट क्या रहने वाला है? देखिए, थोड़ी सी जानकारी पीछे की दे दूं। भारत ने चंद्रयान 1 किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। वो चांद का ऑर्बिटर मिशन था, 2008 में किया। उसके बाद भारत ने 2000 चंद्रयान 2 किया। उसमें भारत का विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड नहीं किया था। और फिर उसके बाद पिछले साल भारत ने चंद्रयान 3 किया जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग की नियरर द साउथ पोल ऑफ द मून। तो चंद्रयान 4 जो है उसी कड़ी में आगे बढ़ता हुआ है और मुश्किल भी आगे बढ़ रही है। जी ये जो मिशन है इसको भारत के यूनियन कैबिनेट ने करीब 2100 करोड़ के खर्चे में और 36 महीने में इसरो को पूरा करने का टाइम दिया है। और आम तौर पे इसरो बजट के अंदर और टाइम फ्रेम फॉलो करके ही कर देता है। ऐसा कोई मिशन उनका नहीं होता जो ज्यादातर कोई बजट में ओवरफ्लो हो या टाइम से देरी से हो। तो जी उम्मीद यही है कि आज से 3 साल बाद भारत का चंद्रयान 4 चांद पे जाएगा और वापस चांद के पत्थर धरती पे लाएगा। तो जो जो चांद के टुकड़ों की बात होती है फिल्मों में, अब वो चांद के टुकड़े हम वापस धरती पे लाएंगे और रियल बॉलीवुड मिलाने के वाले हैं। गानों में उसको दिखाएंगे। ये अच्छी बात आपने बोली है। चलिए मैं अपना अगला सवाल करता हूँ। अब एक कोई मिशन होता है, उसके बारे में एक सवाल ये आता है कि भी ये एक साथ ही तमाम चीजें एक साथ ही लॉन्च हो जाएंगी या ये हिस्सों में इसका काम होगा? देखिए, भारत के पास जो इस वक्त रॉकेट है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। उसकी क्षमता है करीब 4 टन भार अंतरिक्ष में ले जाने की। जी और ये जो चंद्रयान 4 मिशन होगा
ये बहुत भारी मिशन है, करीब 8 टन का मिशन होगा। तो इसमें 2 रॉकेट लगेंगे, 2 अलग-अलग लॉन्च होंगे, एक के बाद एक, और फिर वो अंतरिक्ष में जाके इनकी डॉकिंग होगी और वो चाँद की सतह पे जाएँगे और फिर उसमें चाँद की सतह से वापस भी उठना है सैंपल लेके, और आएगा फिर चाँद की कक्षा में, और उसके बाद धरती की कक्षा में डॉकिंग होगी और फिर वापस धरती पे आएगा। तो बहुत मुश्किल मिशन है इसको, जी, क्योंकि हमारे पास इससे बड़ा रॉकेट नहीं है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, जिसको मैं अक्सर बाहुबली रॉकेट बोलता हूँ। तो 2 जी, बाहुबली रॉकेट लगाएंगे इसमें हम, और अगर हमारे पास उससे बड़ा रॉकेट होता, जिसको कि सूर्या की बात की जा रही है, तो शायद एक रॉकेट में काम हो जाता, लेकिन अभी जी, नहीं है। तो कोई बात नहीं, 2 रॉकेट लगा के भेजेंगे, और इसरो ने जी, इसकी तैयारी की है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने मुझे बड़े डिटेल में समझाया था कि इस मिशन को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। जी। अगला सवाल मेरा ये है, आपने डॉकिंग का ज़िक्र किया और इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसमें भी डॉकिंग अनडॉकिंग के बारे में बात हो रही है। अब एक आम भाषा में, साधारण भाषा में सर, ये डॉकिंग और अनडॉकिंग और सब समझा दीजिए। देखिए, डॉकिंग अनडॉकिंग बड़ी सिंपल चीज है। अंतरिक्ष में कोई चीज जाती है, वो अंतरिक्ष की कक्षा में रहती है। अगर दूसरी चीज अंतरिक्ष में जाती है और उसको आपस में अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है, तो उसको डॉकिंग बोलते हैं। और जब अंतरिक्ष में दो चीजों को हटाया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो उसको अनडॉकिंग बोलते हैं। जी, हाल में आपने सुना होगा, सुनीता विलियम्स का स्टार लाइनर जो था, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक होके धरती पे वापस आया था। तो ये जी, डॉकिंग अनडॉकिंग जो है, कहने में तो आसान है, लेकिन इतने सौयों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के अंदर दो चीजों को साथ आना, और ऐसे साथ आना कि वो टकराएं नहीं, लेकिन जुड़ जुड़ जाएं, तो चुंबक की तरह जुड़ जाएं और हट जाएं। ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जी। आप ये बता रहे हैं कि 2 रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा, जो इंडिया का बाहुबली रॉकेट जिसके बारे में आपने बताया। तो इन 2 रॉकेट से जुड़ा मेरा सवाल है, इनमें दोनों रॉकेट में किस रॉकेट में कौन-सा पेलोड होगा और इनका जो डिफेंस होगा लॉन्चिंग का, वो कितना रहेगा? देखिए, 1 महीने के भीतर में इन दोनों का लॉन्च होना है, और जी, अभी इसरो ने ये नहीं बताया है कि किस रॉकेट, किस लॉन्च में क्या रखा जाएगा। लेकिन पूरा जो मिशन है, उसमें एक असेंडर मॉड्यूल है, एक डिसेंडर मॉड्यूल है। जी, जैसे विक्रम लैंडर था वैसा, और डिसेंडर मॉड्यूल है, और एक असेंडर मॉड्यूल है, और जी, एक अंतरिक्ष में ऑर्बिट करता हुआ सैटेलाइट रहेगा। तो इसके किस तरह से मिशन में इसको वितरित किया जाएगा, उसके डिटेल अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसरो के पास उसका मसौदा जरूर है, और उन्होंने कहा है कि इसको एक ही महीने के भीतर 2 रॉकेट का लॉन्च करके इसको चांद की सतह पे, और ये भी बताया उन्होंने, डॉक्टर सोमनाथ ने मुझको, कि उम्मीद यही है कि इसको शिव शक्ति पॉइंट के करीब ही भेजा जाएगा। जी। आपने मॉड्यूल्स का सर ज़िक्र किया, टोटल कितने मॉड्यूल्स होंगे? किस मॉड्यूल का क्या रोल होगा? ये भी ज़रा बताएँ। देखिए, मॉड्यूल इसमें कई होंगे। जी, एक तो आपका पूरा जब जाएगा, तो 2 रॉकेट में बँट के जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा रॉकेट नहीं है जो कि 8 टन का भार एक संग ले जा सके। जब वो 8 टन नहीं ले जा सकता है, तो 2 रॉकेट में बँट के जाएगा। किसमें क्या बँट के जाएगा, असेंडर मॉड्यूल किसमें होगा, डिसेंडर मॉड्यूल किसमें होगा, वापस डॉकिंग अनडॉकिंग कैसे होगी, ये तो आने वाले टाइम पे ही डिटेल आएंगे। और जी। सारा कार्यक्रम जो है, वो भारत के अपने वैज्ञानिक अपनी क्षमता से, अपनी टेक्नोलॉजी से ही बना रहे हैं। सर अगला सवाल ये है कि ये जो लॉन्च होगा मिशन 4 का, चंद्रयान मिशन 4 का, अ, इसमें क्या सभी हिस्से जो भी लॉन्च में शामिल होंगे वो वापस धरती पर लौटेंगे या कुछ हिस्सा वहां पर भी छोड़ना होगा या वहां पर भी रहेगा? नहीं, जब भी कोई चांद की सतह पे चीज जाती है, तो जी, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो चांद की सतह पे रह जाता है। जैसे इस वक्त हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भारत का एम्बेसडर है चांद पे। तो उसी तरह से जब चंद्रयान 4 जाएगा, तो जो डिसेंडर मॉड्यूल होगा, जिससे कि लैंडिंग होगी, और जिससे कि एक ड्रिल द्वारा पत्थर इकट्ठे किए जाएंगे, सॉइल सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे, उसमें से कुछ पार्ट चांद की धरती पे रह जाएगा, और जी, उसमें से एक पार्ट जो असेंडर मॉड्यूल है, वो वापस उड़ के पहले चांद की कक्षा में और फिर धरती की कक्षा में आके, और वापस
लैंडिंग कहाँ होगी ये अभी क्लियर नहीं है। समुद्र में होगी कि धरती पे होगी, भारत में होगी, कहाँ होगी? मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भारत में ही होगी। वो लैंड पे हो या सी पे हो, इसकी भी अभी डिटेल इसरो ने नहीं बताया है। जी। हमारे जो पहले के मून मिशन है उसमें हमने लैंडिंग तक, सॉफ्ट लैंडिंग तक की अचीवमेंट हासिल कर ली है, बहुत सक्सेसफुल मिशन वो रहे। अब इसमें एक नया चैप्टर जुड़ रहा है, वो है री एंट्री, इंडिया जो धरती का दायरा है उसके अंदर। अभी लॉन्चिंग से लेकर और री एंट्री तक की सर ये स्टेजेस क्या क्या रहेंगी, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो री एंट्री है वो तो वापसी का मिशन हुआ। जी। लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से, जब चांद की कक्षा से चांद की सतह से असेंडर मॉड्यूल उठेगा, वो वापस आएगा, डॉक होगा और उसमें एक एक स्पेशल कैप्सूल होता है जिसको कि री एंट्री कैप्सूल बोलते हैं। उसको कि स्पेशल सिलिका टाइल और कार्बन फाइबर से लेस किया जाता है, क्योंकि जब वापस आता है धरती की कक्षा में, तो उस वक्त एटमॉस्फेयर में बहुत हाई टेम्परेचर का उसको सामना करना पड़ता है। एकदम ज्वलनशील हो जाता है, 2 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। ये इसको री एंट्री बोलते हैं और इसको एक री एंट्री कैप्सूल द्वारा लाया जाएगा। ये री एंट्री का एक्सपेरिमेंट भारत पहले भी कर चुका है, तो ये जी। री एंट्री तो हमने करी हुई है। लेकिन चांद की सतह से उड़ के आना और वापस धरती की कक्षा में आके री एंट्री करना, ये जी। वाला काम हमने नहीं किया है। लेकिन री जी। एंट्री का एक्सपेरिमेंट हमने किया था, स्पेस कैप्सूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट था, एसआरई। वो सक्सेसफुल हुआ था, वो मैंने देखा भी था। और जी। उसका जो सिलिका टाइल है, कार्बन फाइबर है, उसको भी मैंने बड़े ध्यान से देखा था। जी। अब यहाँ से लॉन्च हुआ हमारा लॉन्च व्हीकल, उसके बाद उसने चांद की दूरी तय की। इसमें पूरे में, इस पूरे मिशन में लैंडिंग तक के उसमें कितना समय लगेगा? देखिए, उसकी भी अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत के पास अपना रॉकेट जो है वो ऐसा नहीं है जो कि सीधे जा सके। तो पहले जब श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, एक के बाद एक 2 रॉकेट, उनको पहले धरती की कक्षा में डाला जाएगा, धरती की ग्रेविटेशन से उसको एक स्लिंग शॉट करके चांद की तरफ भेजा जाएगा। जी। और इसमें कुछ दिन और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, जैसे चंद्रयान 3 में था। हमारे मिशन को कुछ टाइम लगा था पहुंचने में। अमेरिका के पास, रूस के पास, चाइना के पास ऐसे रॉकेट हैं जो कि सीधा धरती से छोड़ते हैं और वो चांद तक सीधे चले जाते हैं। हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम धरती माता का इस्तेमाल करेंगे और उसका प्यार और उसका ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्व, जी। उसको यूज करके चांद तक पहुंच जाएंगे। जब जी। जब जब आपके पास पूरा रिसोर्स नहीं हो, तो आप कोई ना कोई ऐसा साधन निकालते हैं जिससे कि आपका काम भी हो जाए और धरती का भी फायदा हो जाए और आपका, हमारा भी फायदा हो जाए। जी, मकसद है चांद तक पहुंचना, उसके लिए जरिए क्या क्या बनाते हैं ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम तय करेंगे। मेरा अगला सवाल सर आपसे और है, अगला सवाल मेरा ये है कि जो आपने बताया कि क्या क्या सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे, अब मून पे लैंडिंग के बाद इन सैंपल्स को इकट्ठा करने में, इनको स्टोर करने में कितना समय लग जाता है सर? अगेन, इतना डिटेल अभी इसरो ने नहीं बताया है। जब जी। मिशन करीब आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीटीवी के दर्शकों को हम बता सकेंगे कि लैंडिंग के बाद कितने समय लगेगा ड्रिल करने में और कितना समय लगेगा उसको पैक अनपैक करके री एंट्री कैप्सूल में डालने में और वापस लाने में। ये सारे अभी डिटेल जो हैं पूरी तरह से इसरो ने नहीं बताए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, उनका डिटेल जी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बना हुआ है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। वो जब मिशन पास आएगा तब उतना डिटेल आता जाएगा, लेकिन कर जरूर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी। अब बात करते हैं स्टडी की। आपने कहा कि उनकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी, जो भी मटेरियल वहाँ से लाया जाएगा। सर उस स्टडी का दायरा क्या होगा? उससे हम क्या पता लगाएँगे और उससे क्या हेल्प हमारी होगी? देखिए, जब 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था चांद की ऑर्बिट करने के लिए, तब तक ये समझा जाता था कि चांद पे पानी नहीं है। जी। चांद पे पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही करी थी। तो अभी चांद में बहुत रहस्य हैं। वो रहस्य सारे खोजने के लिए वो सैंपल वापस आने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले चांद से सैंपल नहीं आए हैं। 1969 में पहले मून रॉक्स
नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लैंड किए थे चांद की सतह पे इक्वेटोरियल रीजन में, उसके बाद आए थे। और वो मून रॉक मैंने भी देखा है और पकड़ा भी है अपने हाथों में और बहुत प्यार से देखा है। तो ऐसा नहीं है कि चांद के टुकड़े केवल केवल हमारे सपनों में होते हैं। चांद के टुकड़े असलियत में धरती पे हैं। और भारत की मंशा ये है कि शिव शक्ति पॉइंट पे, जहां पे कि हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस की है अपने विक्रम लैंडर से, और प्रज्ञान रोवर को करीब 100 मीटर तक जब चलाया था, और उस जहां पे विक्रम लैंडर गया था वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है फॉर एनी रोबोटिक मिशन टू जी हैव एवर अंडरटेकन। तो इतना साउथ पोल के करीब कोई दूसरा गया नहीं है। तो भारत की मंशा है कि वहीं से पत्थर उठाए जाएं धरती के और उसको लाके एनालाइज किया जाए। देखिए, चांद माना जाता है कि 4 से 4.5 बिलियन साल पहले धरती से ही उभर के चांद बना था। एक बड़ा मीटोराइट स्ट्राइक किया था धरती पे और उससे ही चांद बना है। अब जी धरती पे तो बारिश होती है, हवा है, तो सारी वेदरिंग होके हमारे को ये नहीं पता है कि इस वक्त जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो क्या थी। चांद पे कहीं पे भी पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो वेदरिंग नहीं होती है, इरोजन नहीं होता है। तो उसके ओरिजिनल सिग्नेचर जो है वो चांद के पत्थरों में मिलेंगे। ऐसी जी उम्मीद है कि जब लाएंगे तो जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का है उसके शायद कुछ रहस्य खुल सके। उसके साथ साथ आने वाले टाइम में चांद पे रिहाइश की बात हो रही है। अब अमेरिका तो हाल में जा रहा है, इंडिया भी जाना चाहता है 2040 तक। तो उससे ये भी पता लगेगा आपको कि उसकी मिनरल कंटेंट क्या है, वहां पे अगर जी रिहाइश करनी है परमानेंट तो कैसे होगी। तो बहुत रहस्य हैं अभी चांद में। चांद हम रोज देख लेते हैं अपने आंखों से और उसको समझ लेते हैं, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत रहस्यमयी है चांद। जी री एंट्री, मैं एक बार फिर से री एंट्री पर जाना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा जिज्ञासा का विषय ये होता है कि किस किस्म की चुनौतियां उस समय होती हैं, उन चुनौतियों को क्या कहते हैं, उनके बारे में जानकारी कैसे हासिल की जाती है, उन चुनौतियों से निपटा कैसे जाता है। देखिए, री एंट्री में खास बात ये होती है, जब कोई भी अंतरिक्ष चीज आती है तो उसको बहुत तेज रफ्तार से लाया जाता है, और जब वो धरती की कक्षा में एंटर करती है तो धरती का एटमॉस्फेयर जो है वो उससे टकराता है और उसमें बहुत फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होते हैं, और जी अगर वो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करने के आपके पास साधन नहीं हो, जैसे कि सिलिका टाइल है या कार्बन कार्बन फाइबर की स्पेशल टेक्नोलॉजी है, वो नहीं है, तो जो भी चीज एंटर करती है वो आमतौर पे जल जाती है। जो जी जो मेटेओराइट आते हैं धरती पे वो भी जल जाते हैं। जब सैटेलाइट खराब हो जाते हैं और री एंटर करते हैं तो वो भी आमतौर पे एकदम जल जाते हैं। तो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है और ये री एंट्री की एक्सपर्टीज भारत ने हासिल कर रखी है, और इसको फिर से डिप्लॉय किया जाएगा चंद्रयान 4 के लिए। जी सवाल अब ये है कि अब हम मिशन पर सैंपल इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम री एंट्री करेंगे, और हमारा अगला जो स्टेज है मून मिशन से जुड़ा वो है मैन्ड मून मिशन। उसके लिए ये हमारा चंद्रयान 4 मिशन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। आप जब एक भारतीय को भारतीय रॉकेट से भारतीय को चांद पे भेजेंगे, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को चैलेंज दिया है कि 2040 तक इसका अंजाम देना है, तो उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको पहले आपको रोबोटिक मिशन में या अनमैन्ड फ्लाइट में, अनक्रूड फ्लाइट में टेस्ट करना पड़ता है। तो जी चंद्रयान 4 जो है वो एक टेस्ट बेड है फॉर सेवरल टेक्नोलॉजीज, जो कि जब भारतीय को चांद पे भेजा जाएगा उसको टेस्ट करने के लिए। तो जी जब आपने असेंडर मॉड्यूल बनाना है जिससे कि आप सैंपल वापस लाओगे चांद की सतह से धरती तक, उसी का बड़ा वर्जन होगा जिससे कि हम एक भारतीय को वापस लाएंगे। तो ये एक टेस्ट बेड है चंद्रयान 4 फॉर मास्टरिंग दी टेक्नोलॉजीज जो कि हमें चाहिएगी जब हम एक भारतीय को चांद की सतह पे 2040 पे भेजेंगे। जी मैन मून मिशन की बात हो रही है सर, तो इसकी टाइम ब्रैकेट क्या है, ये कब तक लॉन्च होगा।
देखिए, इसका टाइम ब्रैकेट केवल इतना दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को चैलेंज दिया है कि आप 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर दें अंतरिक्ष में, और 2040 तक पहले भारतीय को चांद की सतह पे उतार दें। तो ये इस तरह का अभी केवल एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। अब उसके आगे जो सारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना है, वो तो अब शुरू होगा, क्योंकि देखिए पैसे तो अब आए हैं। जब 31,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने रिलीज किए हैं, तो अब इसरो काम पे लगेगा, टेक्नोलॉजी बनेगी, और 2040 तक उम्मीद है कि हो जाएगा। जी, कैबिनेट ने जो स्पेस स्टेशन है भारत का, उसकी भी मंजूरी दी है। आपने खुद बताया भी कि 2035 तक का लक्ष्य वहां पर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चंद्रयान 4 मिशन में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसमें उपयोगी साबित होगी उस मिशन के लिए भी। अब इसकी उपयोगिता क्या रहेगी, इसके बारे में और बता दें। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और जैसे अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का स्टेशन है, उसी की तरह होगा, जिसमें कि पहले तो रोबोटिक एक्सपेरिमेंट हो सकेंगे, और उसके बाद हमारे अपने गगनयात्री या एस्ट्रोनॉट उसके अंदर रह सकेंगे और एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। जी, तो जीरो ग्रेविटी या नियर जीरो ग्रेविटी में कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट होती हैं, वो अच्छे से हो सकती हैं। कुछ बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होंगे, कुछ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे। वो सारे आने वाले टाइम में इसको बताएगा कि क्या करेंगे। लेकिन जी, हाँ, ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो काम है, वो बड़े वाले रॉकेट से, जिसको कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल बोला जा रहा है, जिसको भी भारत के कैबिनेट ने मंजूरी दी, 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए। उसकी सहायता से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंत में भारत के एस्ट्रोनॉट को चांद पे ले जाने का काम जो है, वो जी। नए वाले रॉकेट से होगा, जिसको कि अक्सर हम आम भाषा में सूर्या रॉकेट भी बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने विस्तार से, इतनी आसान भाषा में इतने गूढ़ विषय को समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो चंद्रयान 4 मिशन से जुड़ी जिज्ञासाएं हैं हमारे दर्शकों की, वो काफी हद तक शांत हुई होंगी। एक नई साइट उनको मिली होगी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।